प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट जो है हमारी 10वीं की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की यानी कि सोशल साइंस की, और ये हमारे भूगोल के भाग से है और हमारी वर्कशीट का नंबर है 41 और आज की तारीख है 8 अक्टूबर। तो आगे बढ़ें। आपको याद ही है हम हमारी पुरानी वर्कशीट मतलब पिछली करीबन 4 वर्कशीट कर चुके हैं इसी टॉपिक पर, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं पर। और मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, हमने जीवन रेखा कहा है भारत की परिवहन व्यवस्था को। जैसे हमने सड़कों का जाल देखा, मैंने आपको नक्शे दिखाए थे, आपको याद होगा। रेलों का जाल देखा कि किस तरह से पूरे भारतवर्ष में वो फैली हुई हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे शरीर में नर्व्स होती हैं यानी कि नसें होती हैं। तो जैसे हमारे शरीर में नसों का जाल हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे जीवन को बनाए रखता है, उसी तरह से एक अर्थव्यवस्था को जीवित रखती है वहाँ की परिवहन व्यवस्था। और उसी परिवहन व्यवस्था में हम पढ़ चुके हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, और आज हम पढ़ रहे हैं वायु परिवहन। और अब बढ़ते हैं आगे। वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। हम ये सब जानते ही हैं कि जो भी वायुयान वाली व्यवस्था होती है यानी कि वायुयान यातायात गति बहुत तेज होती है। तीव्रतम मतलब सबसे ज़्यादा तेज। अगर कोई परिवहन में अगर हम किसी का नाम लें, परिवहन व्यवस्था में अगर कोई सबसे तेज है चलने के मामले में, गति के मामले में, तो वो है वायु परिवहन, जिसमें यहाँ पर वायुयान हमने लिखा ही है। लेकिन इसकी एक जो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए मुश्किल बात है या महंगी साबित होती है, ये हमारे लिए एक खराब बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हमारे लिए अनुपयुक्त क्या है, तो वो है इसका महंगा होना। तो ये सबसे ज़्यादा तेज होने के बावजूद लाभदायक तो वो है ही, किंतु महंगी है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत जैसे विशाल और व्यापक जलवायविक विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात लिखी है कि भारत विशाल तो है ही, साथ में यहाँ की जलवायु बहुत अलग अलग तरह की है, विविध तरह की है, और ऐसी स्थिति में वायुयान का महत्व काफ़ी बढ़ ही जाता है। आपको याद होगा अभी कुछ सालों पहले उत्तराखंड में भूस्खलन होने की वजह से या पहाड़ के खिसक जाने की वजह से, ज़मीन के खिसकने की, उन पहाड़ी इलाकों में ज़मीन के या पहाड़ों के खिसकने की वजह से कितना नुकसान हो गया था, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। उस स्थिति में वहाँ फंसे हुए लोगों को अगर कोई बचा सका, उस स्थिति से बाहर निकाल सका, तो वो थी हमारी वायु परिवहन व्यवस्था या ये कहें वायुयान यातायात। इसके अलावा कुछ और बातें जानते हैं। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये बात जानते ही हैं, हमें अपने देश के अंदर अगर कहीं जाना होता है तो हम बस का, रेल का, अपने घर के किसी वाहन का प्रयोग करना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें किसी दूसरे देश में जाना है तो ऐसी स्थिति में हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वायु सेवा को, यानी वायुयान या वायु परिवहन को। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं बाहर के देशों की या दूसरे देशों की, तो वो हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। लेकिन जब हम अपने देश के अंदर ही एक भाग से दूसरे भाग में वायुयान से जाते हैं या वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं, तो वो हो गया आंतरिक परिवहन, आंतरिक वायुयान परिवहन। क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विशाल देश है हमारा भारत, और ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर से केरल की दूरी और आसाम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की स्थिति कितनी लंबी दूरी है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से पहुंचना है तो उसमें जो सबसे सहायक है वो है वायुयान या वायु परिवहन। अब आगे बढ़े। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायुयात का
वायु यातायात का विकास आवश्यक है। तो आपको ये याद रखना है कि वायुयान परिवहन या वायु परिवहन का लाभ हमें केवल यात्रा भर के लिए नहीं मिलता है, बल्कि इसका प्रयोग हम माल परिवहन यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और तीसरी बात, देश की रक्षा के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, और ये बहुत ही फेमस मूवी रही है, जो आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तो पक्का देखने को मिल ही जाती है। आपको याद है ना, इस मूवी में जैकी श्रॉफ वायुयान सेवा के अंतर्गत, या ये कहें कि जैकी श्रॉफ जो है उस मूवी में हमारी वायु सेना का सैनिक है, और सुबह का वो इंतजार करता है कि सुबह हो जाए और वो मदद करने के लिए सीमा पर पहुंचे। अच्छा, हालांकि अब ऐसी सुविधाएं या ऐसे वायुयान या बना लिए गए हैं, या ऐसी वायु सेवा विकसित कर ली गई है जो सैनिकों की रात के वक्त भी मदद कर सकती है और करती है। लेकिन वो मूवी जिस समय बनाई गई है उस समय के हालातों के हिसाब से दिखाया गया है। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो ये कि देश की रक्षा में वायु परिवहन अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और ऐसी स्थिति में भारत की सीमा भी उतनी ही बड़ी है, और उतनी बड़ी सीमा की रक्षा के लिए हमें जल सेना, थल सेना के साथ साथ वायु सेना की भी ज़रूरत पड़ती है, और उसमें ये वायु परिवहन हमारी बहुत मदद करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण है। देखिए, वही बात जो मैंने आपको एकदम शुरू में बताई थी कि उत्तराखंड वाली बात, कि आपातकालीन स्थिति में वहाँ पर जब लोग फंस गए थे तो उन्हें निकालने में वायु परिवहन ने हमारी मदद की। यहाँ पर उसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 1990 से 91 में खाड़ी युद्ध हुआ। खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी देशों से नागरिकों की वापसी हो, या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो, इन सभी स्थितियों में, यानी आपातकालीन की जितनी भी स्थिति होती हैं उसमें वायुयान परिवहन महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया और दो उदाहरण आपकी वर्कशीट आपको बता रही है, जिसमें कि कोरोना महामारी वाला उदाहरण तो इतना नया है कि आप सभी को याद ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। आप जानते ही हैं कि भारत विविधताओं का देश है, और हिमालय जैसी जगहों पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, मतलब बहुत ऊंचाई पर, वहाँ ना सड़कें जा पाती हैं और ना ही रेल परिवहन वहाँ पहुँच पाता है, और जल परिवहन की तो बात ही मत कीजिए। हालांकि हमें पानी इन्हीं पर्वतों से मिलता है, लेकिन पर्वतों पर इन नदियों का हम परिवहन के तौर पर नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि पहाड़ों पर नदी गिरती रहती हैं, ऊंचाई से नीचे नीचे और नीचे। तो ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग वहां नहीं कर सकते, केवल हम मैदानी इलाकों में ही इसका प्रयोग कर पाते हैं। तो ऐसी जगहें जो बहुत ऊंचाई पर हैं, जहां पर सड़कें बना दी जाती हैं तो बर्फ से ढक जाती हैं, ना सड़क का पता चलता है ना जगह का पता चलता है। ऐसी जगहें जहां पर घने जंगल हैं, इंसान तो क्या, वहां पे सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी सभी जगहों पर सड़क या रेल सुविधा की जगह पर जो हमारे लिए सबसे कारगर है वो है वायु यातायात, और वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जाती है। अभी अभी हमने ऊपर बात की ही थी कि वायुयान सेवा का प्रयोग हम यात्रा के लिए, माल परिवहन के लिए और देश की रक्षा के लिए करते हैं, और अब उसमें आप चौथी बात भी जोड़ लीजिए, डाक सामग्री के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अपनी वर्कशीट को आगे पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपके साथ एक बात जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि क्यों ना आज हम अपने प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ें, एक एक प्रश्न का उत्तर भी करते चलें और साथ ही साथ अपनी वर्कशीट को भी करते चलें। तो पहला प्रश्न है हमारा, एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। तो अब बात आई कि एयर इंडिया है क्या।
अब एयर इंडिया पता चले तब तो हम कुछ देशों के नाम लिखें। तो वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1993 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब, क्या आप में से किसी को पता है राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब उसका सार्वजनिकरण किया गया, मतलब उसे जो सरकार है उसने अपने हाथों में लेकर उसका विकास करना शुरू किया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और उसे पूरे देश में फैलाने की व्यवस्था के बारे में सोचा गया और उसे इस कार्य को, पूरे देश में फैलाने के कार्य को या पूरे देश में उसकी सुविधा मिल सके, इस कार्य पर अमल किया गया, ये काम शुरू किया गया। और इसके ठीक नीचे दिया गया है एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। तो देखा हमारे प्रश्न ने हमसे क्या पूछा था? हमारे प्रश्न ने हमसे पूछा था एयर इंडिया के बारे में कि एयर इंडिया से कुछ जुड़े देशों के नाम लिखो। तो अब हमें ये बताना है कि एयर इंडिया जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं हमें देती है, घरेलू मतलब देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है और अंतर्राष्ट्रीय मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया था, हमें एक देश से दूसरे देश तक, यानी हमारे देश से दूसरे देशों तक पहुंचाती है। तो अब ये बताना है कि इस एयर इंडिया से और कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उन देशों के नाम, क्योंकि कुछ के नाम बताने हैं तो हम कुछ के नाम लिख देते हैं। ये हैं हमारे कुछ देशों के नाम: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतर, मालदीव। और मैं यहाँ पर आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ, आप चाहें तो वर्कशीट को समझते समझते अपने प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये नहीं है, ये है इंटरेस्टिंग बात कि अभी कुछ समय ही पहले इस तरह की न्यूज़ आई थी, अगर आपको याद हो तो, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, कि ये उन देशों के नाम हैं, जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ये उन्हीं देशों के नाम लिखे हैं जिनके साथ सरकार ने बातचीत करके एयर इंडिया को फैलाने की या आगे बढ़ाने की और कोशिशें की हैं। हालांकि एयर इंडिया अपने आप में एक बड़ी संस्था है और कई देशों के साथ मिलकर काम कर रही है या कई देशों तक इसकी पहुंच है, उसके आगे की बात थी ये। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर एक खास नाम दिया गया है, उस नाम को पढ़ने से पहले हम अपना अगला एक बार प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तो वापिस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप नक्शे को देखिए। जो हमारा ये एरिया है, मतलब ये वाला, इसे हम उत्तर पूर्वी बोलते हैं। अगर भारत को आप 4 बराबर भागों में बांटें, यहाँ से लेके लाइन खींचना शुरू करें यहाँ तक, और यहाँ से लेकर अगर लाइन खींचें यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सबसे कोने हैं भारत के, तो यहाँ से, मतलब यहाँ से, तो करीब यहाँ पर ये लाइनें क्रॉस करेंगी। और इस तरफ वाला जो इलाका है, एकदम इधर वाला इलाका, ये पूरा इलाका हमारा उत्तर पूर्वी है, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है, ये उत्तर है और ये पूरब है। तो ये पूरा जो इलाका है ये हमारा उत्तर पूर्वी इलाका है। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे क्षेत्र को हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं। कितनी बहनों के नाम से? 7 बहनों के नाम से। क्यों? क्योंकि ये लगभग एक जैसे पर्यावरण वाली जगह हैं और ये 7 स्टेट हैं। आप फटाफट से नक्शे पर इन 7 को गिनिए और गिनने के बाद मुझे बताइए कि 7 हुई या नहीं। देखो यहाँ पर तो उतना अच्छा नहीं दिखाई भी दे रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से 7 जगहें दिखाई दे रही हैं। तो फटाफट से जरा गिन लीजिए और देखें तो सही आपको ये नाम और इनकी पहचान कितनी है। तो ये जो हमारा पूरा इलाका है, क्षेत्र है, ये ऐसा इलाका है जहाँ पे घने जंगल हैं। हमने पढ़ा था कि मानिसराम के बारे में, कि मानिसराम ऐसी जगह है जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, साथ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसी जगहें जहाँ पे सूरज की रोशनी ना पड़ सके, उन इलाकों में इंसानों को सड़कें बनाना, रेल परिवहन बनाना कितना मुश्किल होगा, उन जगहों पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में
उन जगहों पर अगर हमें जाना है, और सिर्फ घने जंगल ही नहीं, पहाड़ भी हैं, ये इलाके घने जंगलों और पहाड़ों दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन जगहों पर पहुंचने के लिए वायु परिवहन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यहाँ पर फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपने एक फिल्म देखी होगी टेंगो चार्ली। टेंगो चार्ली के वो शुरू के सीन आपको याद होंगे, जो वैसे याद करोगे तो बहुत दर्द देने वाले हैं, जिसमें बहुत घने जंगल के अंदर अजय देवगन और बॉबी देओल और उनके साथ उनके जो फौजी सैनिक हैं वो फंस जाते हैं, और उसके अंदर उनका वॉर चलता है जंगल के अंदर ही। उससे भी ज़्यादा घने जंगल इन्हीं जगहों पर हैं, और वो जो सीन है वो इन्हीं उत्तर पूर्वी इन्हीं उत्तर पूर्वी राज्यों से है। आप याद कीजिए, आपको वो सीन याद आ जाएगा जहाँ पर वो जंगल के अंदर काफ़ी लड़ाई होती है उनकी, और उसमें लगभग उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें उसे बचाने के लिए एक लड़के को पकड़कर वो टांग देते हैं पेड़ पर, उसे बचाने के लिए सब जाना चाहते हैं, लेकिन अजय देवगन उन्हें रोक देता है और कहता है कि अब हमारी बारी आएगी जब वो अब उस पूरे सीन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे फिल्म की स्टोरी डिस्कस नहीं कर रहे, वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आपने मूवी नहीं देखी है तो देख लेना। मैं आती हूँ आपके साथ आपके लिए आपका उत्तर लेकर। तो ये है आपका उत्तर कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अनेक दुर्गम और पहाड़ी व घने जंगलों वाले स्थान हैं, और इसी वजह से जहाँ तक अन्य परिवहन मार्ग नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर ये वायु परिवहन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित होता है। अब बात करते हैं वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, और इस प्रश्न का उत्तर तो हमने अभी अभी डिस्कस किया ही था, तो ये है 1993 में। अब चौथी बात हम करते हैं प्रश्न की, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है। अब आप इसे दिमाग के अंदर फटाफट सोचना शुरू करें, और उससे पहले हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की ओर, जहां हम बात कर रहे थे उत्तर पूर्वी राज्यों की। वहीं पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ कि उस मूवी के अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं उन जगहों के बारे में, कि उन्हें 7 बहनों के नाम से बुलाते हैं। ये देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई। बात इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड सुविधा देती है लोगों को वायु परिवहन की, और इसके अंतर्गत जो भी यहाँ के दुर्गम ये क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी राज्य और जम्मू कश्मीर तो आपने सुना ही होगा, लद्दाख पूरा बर्फ से ढका रहने वाला इलाका, जम्मू कश्मीर के कितने सारे इलाके, ये पहाड़ी इलाके तो हैं ही, साथ में बर्फीले भी हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी जगहें हैं और उत्तराखंड में भी। तो इन सभी जगहों पर जितने भी भारत के ये क्षेत्र हैं, आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं देता है। कौन देता है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड इन सभी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं देता है। तो आपको पता है ना हेलीकॉप्टर में और एरोप्लेन में फ़र्क। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का प्रयोग आपने ज़्यादातर देखा होगा, हम मूवी में देखते हैं ज़्यादातर जो हीरो अपने लिए पर्सनल हवा की सेवा का इस्तेमाल करते हैं, वो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हेलीकॉप्टर के ऊपर बड़े बड़े पंखे जैसे लगे होते हैं और वो गोल गोल घूमते हैं, आपने देखा होगा। आप किसी भी सीन को याद कर लीजिए। और वायुयान भी आपने टीवी में देखे ही होंगे, उड़ते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। से उड़ते तो हेलीकॉप्टर भी हैं, पर वायुयान अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करते हैं। अपेक्षाकृत हेलीकॉप्टर छोटे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर की क्षमता बहुत कम है, ये भी काफ़ी सारे लोगों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम होते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे पॉइंट की ओर कि वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में, सोचिए भारत की आज़ादी भी नहीं हुई थी, ये उस वक्त की बात है। जैसे रेल परिवहन के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि कब रेल परिवहन शुरू हुई, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और मेरे कुछ इंटेलिजेंट बच्चों ने उसका उत्तर भी दिया, बिल्कुल ठीक दिया। उस सही उत्तर के लिए आज मैं उन सभी बच्चों को बधाई देती हूँ और बहुत सारा प्यार भी। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान का प्रयोग डाक ले जाने के लिए किया गया। डाक मतलब डाक सेवा, आपको पता ही है ना, पोस्ट कार्ड वगैरह, पोस्टमैन, ये सब तो आपने सुना ही होगा। पोस्ट ऑफिस, तो डाक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था।
और यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी। ये सुनकर भी आपको अच्छा लगेगा कि ये भी एक रुचिकर बात है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दुनिया की पहली मेल सेवा। मेल का मतलब वही जो हम डाक की बात करें, संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो संदेश को सबसे पहले अगर वायु परिवहन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया तो वह भारत में 1911 में 18 फरवरी को। तो ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ी आज बहुत सारी बातें। हमने पढ़ा वायु परिवहन क्या है, वायु परिवहन कब हमारे लिए आपातकालीन स्थिति में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा वायु परिवहन का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है, उसमें हमने 4 चीज़ों के नाम पढ़े। यात्रा के लिए, माल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए और डाक सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। फिर हमने पढ़ा वायुयान या वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1993 में। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि वायु परिवहन की भारत में शुरुआत कब हुई, 18 फरवरी 1911 को डाक सेवा के लिए। और डाक सेवा दुनिया में पहला देश भारत था जहां पर वायु परिवहन के द्वारा इसे किया गया। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि भारत ने अपनी वायु परिवहन को विकसित करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, कि भारत के जितने भी दुर्गम क्षेत्र हैं, स्पेशली उत्तरी भारत के और उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, जिसमें हिमालय क्षेत्र के साथ साथ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हम बात कर रहे थे 7 बहनों की, उन सभी जगहों पर ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपनी सेवा उपलब्ध करा रही है। अब इन सब बातों को पढ़ने के साथ अब जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ वो ये है कि भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने 4 के नाम पढ़े हैं। पहला छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो है मुंबई में, सांता क्रूज। और दूसरा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम में। इसका नाम तो आपने 100% सुना ही होगा क्योंकि ये दिल्ली में ही है। अब उसके बाद चौथा कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस के नाम से है हवाई अड्डा दमदम। और फिर हमने चौथा पढ़ रहे हैं मीनमबक्कम हवाई अड्डा जो है हमारा चेन्नई में। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए इस बार भी नक्शा लेकर आई हूँ और नक्शे पर मैं आपको ये सब दिखाऊंगी। और इसके अलावा एक नहीं, मैं आपके लिए 2 नक्शे लेकर आई हूँ और इन दोनों नक्शों में अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक हवाई अड्डे जो हैं, जो राज्यों में बनाए गए हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। उससे पहले मैं आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बता देती हूँ। आपातकालीन परिस्थिति में सबसे उपयुक्त है वायु परिवहन क्योंकि इसकी गति सर्वाधिक तीव्र और क्षमता दुर्गम स्थानों तक यानी कि मुश्किल स्थानों तक पहुंचने की है। अब वापस आ जाते हैं अपने नक्शे की ओर। नक्शा समझाने से पहले या दिखाने के साथ साथ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेरी बनाई हुई ये वर्कशीट्स या वीडियोस यूज़फुल साबित हो रही हैं, आपको आपका पाठ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका सब्सक्राइब करना हमारे हौसले बढ़ाता है। तो आपकी वीडियो के नीचे यूट्यूब चैनल पर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा रेड कलर का, उसको क्लिक कर दें। और ये वीडियो देखते देखते ही आप कर सकते हैं और उसको क्लिक करते ही उसका रेड कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। आपको चैनल सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और उसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देते हैं तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास आ जाएगी। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरी क्लास के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और फिर वैसे भी हम जानते ही हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। शेयर का बटन क्लिक करोगे, आपकी वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे जिनके द्वारा आप वीडियो को शेयर
कर सकते हैं। तो वापिस आ जाते हैं अब हम अपने टॉपिक यानी कि नक्शे पर। ये है हवाई अड्डा मानचित्र और इस मानचित्र को आप जब देखेंगे तो इसमें आपको जितने भी ये छोटे छोटे नाम दिखाई दे रहे हैं ये सभी वो जगहें हैं जहाँ पर हवाई अड्डे बने हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, हालांकि अभी तो ये इलाका जो है बट गया है लद्दाख वगैरह में, और ये पुराना नक्शा है, इसलिए अभी जम्मू कश्मीर को छोड़ के दूसरे राज्यों की बात करते हैं। यहाँ उत्तराखंड को देखिए, यहाँ देहरादून लिखा हुआ है और यहाँ पर ये दूसरा नाम लिखा हुआ है पंतनगर करके। इसी तरीके से चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, पंजाब की बात करें तो ये तीनों नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ में हमें दिखाई दे रहा है ये पठानकोट। ये सभी वो जगहें हैं जहाँ से हम आंतरिक वायु परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब राज्य से राज्य में, दूसरे राज्य में या अपने ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे अब आपको मैं ये मध्य प्रदेश में ले चलती हूँ। यहाँ पर देखिए इंदौर का नाम देखो वायुयान बना हुआ है, उसके बाद यहाँ खंडवा का नाम, भोपाल का नाम, जबलपुर का नाम, सतना का नाम और यहाँ पे खजुराहो का भी नाम है। तो देखिए एक ही राज्य में आंतरिक परिवहन के लिए, वायुयान परिवहन के लिए हमारे पास कितने हवाई अड्डे हैं। तो इसी तरह से आप पूरा मानचित्र तसल्ली से देखें और देखने के साथ साथ अगर संभव हो सके तो याद करने की भी कोशिश करें। अब मैं आपको लेकर आती हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की ओर, जिनका जिक्र अभी अभी हमने किया था। तो हमने 4 हवाई अड्डों का नाम अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर पढ़ा था, जिसमें एक नाम था मुंबई का जो है यहाँ पर, दूसरा नाम हमने पढ़ा था कोलकाता का, आपको याद है ना, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यहाँ पर हवाई अड्डा बनाया गया है। और फिर हमने तीसरा नाम पढ़ा था चेन्नई का। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कहीं आप भूल ना गए हों। ये देखिए मुंबई, फिर दिल्ली, दिल्ली तो हमारा अपना ही है, ये तो आप जानते ही हो, इसे भी मैं वैसे दिखा दूंगी। बाकी 3 जो आपके अपने राज्य से बाहर की जगहें हैं वो मैंने अभी भी आपको दिखाई, कोलकाता और ये चेन्नई। और ये चारों नाम मैंने आपको अभी मैं आपको 3 दिखा दिए हैं, चौथे की ओर हम बढ़ जाते हैं। आपको ये मैं वापस वर्कशीट पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि वहाँ पर हवाई अड्डों के नाम नहीं लिखे हैं, आपको हवाई अड्डों के नाम याद रखने हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी, आप जानते ही हैं छत्रपति शिवाजी को भी हम जो है एक देश प्रेमी के रूप में जानते हैं। छत्रपति शिवाजी जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और मुगलों के काल में ये मौजूद थे। इसके साथ में सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, जो जिनके नाम पे कोलकाता में हवाई अड्डा बनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा, आपको याद ही होगा, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस करके हम इस नाम को पढ़ते आए हैं। और अगर आपको याद है मैंने पिछली वर्कशीट्स में आपके साथ डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी। अगर आप मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर एक बार मैं आपके साथ अगली वर्कशीट में डिस्कस कर लूंगी। अब आगे है हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इन्हें भी हमें एक आयरन लेडी की तरह जानते हैं। और फिर मीनमबक्कम नाम से अड्डा हवाई अड्डा है चेन्नई में। तो वापस आ जाते हैं अपने नक्शे पर, ये हमारी चेन्नई मीनमबक्कम, ये हमारा मुंबई छत्रपति शिवाजी और ये हमारा कोलकाता यानी कि सुभाष चंद्र बोस, और ये है हमारा इंदिरा गांधी दिल्ली में। हो गए ना चारों। इसके अलावा आपको जितने भी हवाई अड्डे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सभी वो हवाई अड्डे हैं जिनकी मदद से हम देश के बाहर यानी कि दूसरे देशों में जाने के लिए इन हवाई अड्डों का प्रयोग करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने पहला नक्शा किया ये वो है जिससे हम देश के अंदर अंदर यात्राएं करते हैं, और ये वो हवाई अड्डे हैं जिनके द्वारा हम देश के बाहर यानी कि दूसरे देशों में जाने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये जितने भी आपको हवाई अड्डे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो सबके नाम याद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी याद करने हैं तो कम से कम इन 4 नामों को तो डेफिनेटली याद ही रखना।
तो पूरी वीडियो में साथ बने रहने के लिए ढेर सारा आपको प्यार और थैंक यू। और ये सारे प्रश्न मैंने आपको वीडियो समझाते समझाते ही समझा दिए हैं। और अब बढ़ते हैं हम आगे। हम अब मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।